Hello students, today we are going to start with the basic question related to animal tissue. Okay, now let us begin with the question number 9 of the basic series, that is draw the flowchart for animal tissue. Basically, animal tissue is classified into 4 categories, that is muscular tissue, connective tissue, nervous tissue and epithelial tissue. It is not at all necessary that you are supposed to mention muscular tissue in the first, connective in the second. It is your choice. ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि मस्कुलर को पहले नंबर में लिखना है, कनेक्टिव को दूसरे नंबर में. इम्पॉर्टेंट ये है कि एनिमल टिश्यू जो है 4 कैटेगरी में क्लासिफाई होते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी. In case of muscular tissue, it is again classified into 3 category. Okay, muscular tissue मतलब ऐसा टिश्यू जो आपके मसल्स में प्रेजेंट रहता है, दैट इज नोन एज व्हाट, मस्कुलर टिश्यू. और ये जो मस्कुलर टिश्यू है, देखिए ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है. स्टेरिएटेड मसल्स, इसको एक और नाम से जानते हैं स्केलेटल मसल, या एक और नाम होता है इसका, दैट इज वॉलेंटरी मसल. कोई सा भी एक नाम आप यूज कर सकते हो. ओके, तीनों नाम इसलिए बताया है ताकि आपको पता रहे कि इसके 3 टाइप के नेम होते हैं. ओके, now see the next one, unstriated muscles / involuntary muscles / smooth muscles. ठीक है, अब इसका सेकेंड टाइप भी 3 नाम है इसके, तीनों में से कोई सा भी एक नाम आप यूज कर सकते हैं. और 3 नाम क्यों होते हैं आगे के क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ सी द थर्ड वन, दैट इज कार्डियक मसल्स. मतलब मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप के हैं, 3 वेराइटी, दैट इज स्टेरिएटेड, अनस्टेरिएटेड एंड कार्डियक मसल्स. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, कनेक्टिव टिश्यू. दैट मीन्स इट हैज टू डू समथिंग विद द कनेक्शन. ओके, अब हमारी बॉडी में जो बोन्स है, मसल्स है ना, और दूसरी भी चीजों को आपस में कनेक्ट करना है, तो कौन सा टिश्यू वहां पे यूज होता है, कनेक्टिव टिश्यू. बेसिकली देखिए, कनेक्टिव टिश्यू को इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्लासिफाई किया, दिख रहा है आपको. फर्स्ट वन इज द ब्लड, बोन्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स, एरियोरल टिश्यू, एडिपोज टिश्यू एंड लास्ट वन इज द कार्टिलेज. इस तरीके से क्लासिफाई किया गया है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू को 7 कैटेगरी में. आप चाहें तो इसको दूसरे तरीके से भी क्लासिफाई कर सकते हैं. मैंने पीछे वो तरीका यूज किया है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये जो ब्लड है और इसके साथ कई बार लिम्फ भी एडअप होता है, ठीक है, उसको मिला के एक कैटेगरी में, क्योंकि दोनों का नेचर सिमिलर है, ब्लड भी फ्लूइड रहता है और लिम्फ भी फ्लूइड रहता है, इसलिए हमने इसको कलेक्टिवली एक कैटेगरी में डाल दिया और जिसका नाम रख दिया फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. उसमें कौन कौन आएगा, ब्लड एंड लिम्फ. वैसे ही बोन्स एंड कार्टिलेज, इनको एक कैटेगरी में डाल दिया और इसका नाम रख दिया स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू. आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, कई बुक में अलग रहता है, कई बुक में स्केलेटल यूज किया रहता है और उसके अंदर बोन्स और कार्टिलेज को समझाया जाता है. आया समझ में. फिर थर्ड वन देखिए, कई बार ऐसा लिखा, थर्ड कैटेगरी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, इसी के अंदर आता है टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. ठीक है, फिर नेक्स्ट वन एरियोलर टिश्यू एंड द लास्ट वन एडिपोज टिश्यू. आया समझ में. ये दोनों की हमेशा अलग अलग कैटेगरी रहती, कंबाइन ये दोनों होंगे, बोन और कार्टिलेज होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ होते हैं. आया समझ में. इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारों के बारे में आपको पता रहना चाहिए. ठीक है, फॉर्म कोई सा भी हो, चाहे सिंगल हो, चाहे ये एक कलेक्टिवली वाला हो, लेकिन आपको इनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. See the next one, nervous tissue. The tissue which is present in a brain, that tissue is known as what, nervous tissue. अब ये काम कैसे करता है, कैसे इसमें और क्या क्या फंक्शनिंग रहती है, आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे. इंपॉर्टेंट भी है ये. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैटेगरी का टिश्यू, दैट इज इपिथेलियल टिश्यू. अब ये जो इपिथेलियल टिश्यू होता है, जैसे हम कॉपी में कवर देखते हैं ना, वैसे ही हम लोगों की बॉडी में भी स्किन टाइप की स्किन है एज अ कवरिंग. ठीक है, तो ये जो स्किन जिस टिश्यू से मिलके बनती है उसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू. ठीक है, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी. लेकिन कई बुक में क्या होता है, इसको अगर हम थोड़ा ब्रॉड वे में या आगे इसका क्लासिफिकेशन फ्यूचर में और देखते हैं, तो इसको क्या है, 2 तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. एक डिपेंडिंग अपॉन द लुक एंड डिपेंडिंग अपॉन
द लेयर्स, ठीक है। अब लुक के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, 4 तरीके से इसको क्लासिफाई किया जाता है। देखिए क्या है, पहला नाम स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सेकेंड वन क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड वन सिलेंड्रिकल एपिथेलियल टिश्यू, इसको कॉलमनर भी बोलते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अब स्क्वायमस क्या होता है? स्क्वायमस मतलब दैट नेम्स come from a Greek word, it is having the meaning, squamous मतलब क्या होता है कि एक ऐसा टिश्यू जो बिल्कुल लाइन की तरीके से दिख रहा है या स्केल के जैसे दिख रहा है, जो जैसे स्नेक की स्केल्स रहती ना और उसमें सिर्फ लाइनिंग जो दिखती है, अगर उस तरीके से अगर मेरे को कोई टिश्यू दिख रहा है जिसमें सिर्फ स्केल है इस तरीके से प्रेजेंट और सेंटर में एक न्यूक्लियस है, तो उसको मैं क्या नाम देती हूँ? स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर उसका इस टिश्यू का शेप चेंज होकर अगर क्यूब जैसा दिख रहा है मेरे को, तो मैं क्या नाम दे देती हूँ? क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब देखिए ऑब्वियसली सिलेंडर जैसा दिखेगा तो क्या नाम दे देते हैं हम लोग उसको? सिलेंड्रिकल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब लास्ट वन देखिए ग्लैंडुलर। ये क्या होता है, कई बार ये जो हम सिलेंड्रिकल पढ़ रहे हैं ना, वो आगे चल के ग्लैंड जैसा शेप ले लेता है, जैसे हमारी बॉडी में होती है ना सलाइवरा ग्लैंड, है ना, उस तरीके से बहुत सारी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये ग्लैंड कैसे बनते हैं? ये जो सिलेंड्रिकल या क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है आगे चल के ग्लैंड जैसा शेप ले लेता है, तो उस टिश्यू को हम फर्दर क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। अभी देखिए मैंने लुक के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरी आपको बताई, जैसा दिख रहा है वैसा इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी लेयर्स, अगर इसमें सिर्फ एक सिंगल लेयर यूज हो रही है तो इसको क्या बोलते हैं? सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। वैसे ही क्यूबॉइडल में भी अगर सिंपल एक ही लेयर का क्यूबॉइडल टिश्यू बन रहा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, इसको क्या बोलेंगे? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। सेम केस विद द कॉलमनार, अगर सिंगल लेयर का कॉलमनार बन रहा है तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ओके फाइन। अगर इसमें लेयर्स अगर मैं बढ़ा दूं, एक की जगह 2 लेयर कर दूं सारों में, है ना, तो ये क्या बनता है? लेयर के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी होती है, एक होती है सिंपल, सिंपल में भी ये सारे आ जाएंगे, ठीक है, और एक होती है स्ट्रैटिफाइड। क्या वर्ड यूज किया मैंने? स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड, और स्ट्रैटिफाइड में भी ये चारों कैटेगरी आती है, स्ट्रैटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड सिलेंड्रिकल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड ग्लैंडुलर। स्ट्रैटिफाइड का मतलब ही क्या होता है कि अगर एपिथेलियल टिश्यू में एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट हो, चाहे वो स्क्वायमस में हो, क्यूबॉइडल में हो, सिलेंड्रिकल में हो, तो उसको हम सिंपल ना कह के क्या बोलते हैं? स्ट्रैटिफाइड। देखना आपकी बुक में एक जगह लिखा होगा स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, डायरेक्ट वहां पे यूज किया गया है। स्ट्रैटिफाइड जब भी यूज हो रहा है मतलब एक से ज्यादा लेयर है, और पीछे में जो भी नाम लिखा है उस तरीके का वो दिखता होगा। आया समझ में? ठीक है। Now see the next basic question, that is question number 10. Differentiate between striated muscle, unstriated muscle and cardiac muscle. अभी हम लोगों ने देखा था इसके बहुत सारे मस्कुलर टिश्यू के 3 टाइप होते हैं करके, और ये तीनों टाइप के 3 तरीके के नाम होते हैं, ठीक है। स्टेरिएटेड मसल को स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं या वॉलेंटरी मसल्स भी कहते हैं, बताया था मैंने, ठीक है। वैसे ही अनस्टेरिएटेड मसल्स को स्मूथ मसल या इनवॉलेंटरी, और तीसरी कैटेगरी होती है कार्डियक मसल, इसका सिर्फ एक ही नाम होता है, ओके। नाउ लेट अस सी, इसमें देखिए फर्स्ट वाली कैटेगरी स्टेरिएटेड मसल्स, इसको वॉलेंटरी क्यों बोलते हैं? वॉलेंटरी मतलब ऐसी मसल्स जो हमारी इच्छा से मूवमेंट कर रही है, वॉलेंटरी, ठीक है, हमारी इच्छा से, ठीक है, उसको बोलते हैं वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। और जो हमारी इच्छा से मूवमेंट नहीं करती वो क्या कहलाती है? इनवॉलेंटरी मसल्स। एग्जाम्पल लेते हैं वॉलेंटरी मसल्स का, जैसे अब मैं अपना हाथ अगर उठाना चाहती हूँ, ठीक है, आई वॉन्ट टू रेज माई हैंड, ठीक है, तो वहां पे कौन सी मसल्स यूज हो रही होगी? भाई मेरी इच्छा से हो रहा है काम, मतलब वॉलेंटरी मसल्स, ठीक है। इनवॉलेंटरी मसल्स जो मतलब जो वो मसल्स अपनी इच्छा से करती, आपकी इच्छा से नहीं चलने वाली। जैसे टेक द एग्जाम्पल, द ब्लड इज फ्लोइंग इन योर बॉडी, ठीक है, ब्लड अपने इच्छा से फ्लो हो रहा है, आपकी इच्छा से आप बोल रहे हो क्या ब्लड इधर से फ्लो हो या आज रुक जा, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। ऐसा होएगा तो डायरेक्ट आप ऊपर पहुंच जाओगे, ठीक है।
आया समझ में? ठीक है, तो जो मसल्स खुद की इच्छा से चल रही है वो क्या है? इनवॉलेंटरी, और जो आपकी इच्छा से चल रही है क्या है? वो वॉलेंटरी मसल्स है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ऐसा पड़ा है। नाम समझ में आया क्यों रखा गया? अब देखिए सेकेंड, इसका फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इसका एक और नाम क्यों पड़ा है ये आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, लेट अस रीड। मसल्स शो लाइट एंड डार्क बेंड व्हेन स्ट्रेन प्रॉपरली, मतलब जब हम उसको मसल्स को मूव करते हैं तो उसमें लाइट और डार्क बेंड दिखाई देते हैं। कहीं जगह लाइट कलर की दिखाई देगी, कहीं जगह डार्क कलर की, इसलिए इसमें क्या है? स्टेरिएशंस दिखते हैं। देखिए यहाँ पे कई बार वो लाइट दिखेगी, ये स्टेरिएटेड मसल्स है ना, और कई बार डार्क दिखेगी। ठीक है, डार्क दिख रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है ना, नो स्टेरिएशन इज शोन ऑन स्टेनिंग, मतलब इसमें अगर आप इसको स्टेन करते हो तब भी कोई भी स्टेरिएशंस दिखाई नहीं देते हैं। वैसे ही सेम केस विद द कार्डियक मसल्स, इसमें भी देखिए लिखा है यहाँ पे नो स्टेरिएशन शोन ऑन स्टेनिंग। स्टेनिंग जब हम करते हैं तो इसमें भी कोई भी स्टेरिएशंस नहीं दिखाई देते हैं। देखिए नेक्स्ट देखिए, द सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड। इसका एक एक वर्ड समझते हैं। लॉन्ग देखिए लंबी सेल्स है, अब सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर के जैसे दिख रही है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है सिलेंडर जैसा। ठीक है, इस तरीके से अच्छे से ड्रॉ करके देखिए, सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको कुछ, है ना? ये इसीलिए लिखा है ना, द सेल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड मतलब कोई भी, जैसे आपने पेड़ की टहनी देखी ना, टहनी ऐसे निकली, यहाँ पे टहनी दिख रही क्या? सिर्फ एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना? आए समझ में? तो यहाँ पे ब्रांचिंग है क्या? नहीं है, अनब्रांच्ड। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, स्टेरिएटेड मसल्स में, अनस्टेरिएटेड मसल्स में देखिए द सेल्स आर लॉन्ग, लॉन्ग दिख रही है, ये देखिए एक सेल को देखिए लॉन्ग दिख रही है। स्पिंडल शेप, स्पिंडल मतलब होता है इस तरीके की शेपिंग। आपने बेलन देखी ना घर में, इस तरीके का जो कॉर्नर निकला हुआ रहता है ना, बीच से थोड़ा मोटा रहता है, इस तरीके की मसल्स दिख रही है आपको, इसको स्पिंडल शेप बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या लिखा है? लॉन्ग भी है, स्पिंडल शेप भी है, और अनब्रांच्ड। देखिए यहाँ पे कोई भी ब्रांचिंग है क्या? नहीं है, अलग अलग स्पिंडल शेप मसल बस जुड़ी भी है, वहां से एक मसल से दूसरी नहीं निकली है, इसलिए इसको अनब्रांच की कैटेगरी में डालें। ठीक है, अब देखिए कार्डियक मसल्स कैसे रहते हैं? द सेल्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, सिलेंडर शेप की भी है, ब्रांचिंग देखिए एक से दूसरी निकली भी है। आया समझ में ब्रांचिंग का मतलब? थर्ड पॉइंट देखिए, द सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस, देखो यहाँ पे डार्क डार्क दिख रहा है बहुत सारा, एंड डार्क स्पेरिकल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सेल इज नथिंग बट द न्यूक्लियस। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज हुआ मल्टी न्यूक्लिएट। इसमें देखिए अनस्टेरिएटेड और कार्डियक में यूनी न्यूक्लिएट मतलब एक ही न्यूक्लियस, देखिए यहाँ पे एक ही न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर, वैसे यहाँ पे भी एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। आया समझ में? आप इसको कलरफुल फॉर्म में देखेंगे, एक और वीडियो जो मैंने भेजा था उसमें, और आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। ओके, और लास्ट में हमने इसका एग्जाम्पल लिखा है, देखिए स्टेरिएटेड मसल्स इट इज फाउंड इन टंग, लिम्स, जो भी आपको एग्जाम्पल, इसमें देखिए इट इज फाउंड इन द ट्यूबुलर ऑर्गन, वेन्स, आर्टरीज, है ना, मैंने बताया था ना। इट इज फाउंड ओनली इन हार्ट। कार्डियक मतलब सिर्फ हार्ट में पाई जाती वो वाली मसल्स, है ना। हम लोग जाते हैं ना कार्डियोलॉजिस्ट से मिलने, कार्डियोलॉजिस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि वो किसका डॉक्टर है? हार्ट का डॉक्टर है। ओके, see the next basic question, question number 11. What is epithelial tissue? देखिए, let us read the answer. The covering or protective tissue in the animal body is known as epithelial tissue. Covering मैंने बताया था ना, covering को epithelial tissue बोलते हैं। Epithelial tissue covers most organ and cavity within the body. पूरे organ को cover करना, एक organ को दूसरे organ से separate करना लिखा है ना। It also forms a barrier to keep body parts separated. और कहाँ पे present रहता है? Example या location लिखा हुआ है। ठीक है, आए समझ में? See the next basic question. Give the classification of connective tissue. Let us read the answer. Connective tissue is binding and supporting tissue. Fine. It is also called packing tissue. Cells of connective tissue are loosely packed and embedded in an intercellular matrix. ठीक है, इनकी सेल्स जो है बहुत लूजली पैक रहती है और एक मैट्रिक्स के अंदर
पूरी बंद रहती है। और ये जो मैट्रिक्स है ना, ये किससे बना रहता है? कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स कैल्शियम और फास्फोरस से। इसलिए देखिए, हमेशा जब भी आपके बोन्स कमजोर हो जाते हैं तो बोलते हैं ना कि कैल्शियम की डिफिशियंसी है। आया समझ में? नाउ लेट अस सी द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। फर्स्ट वन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, एग्जाम्पल ब्लड एंड लिव। सेकेंड वन skeletal connective tissue, bones and cartilage. Third one fibrous connective tissue, tendons and ligament. Fourth one areolar tissue, and fifth one adipose connective tissue. Okay, now let us see the next basic question. Write short notes on first one blood. जो अभी कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पढ़ा था ना कि कनेक्टिव टिश्यू क्या है, अब उसके टाइप की डिटेलिंग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड जो है एक मतलब ब्लड की जो सेल्स रहती है, सेल के अंदर एक लिक्विड भरा हुआ रहता है, ट्रांसपेरेंट लिक्विड, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और उस प्लाज्मा के अंदर देखिए क्या लिखा है, इन विच आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीज जिसको कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल दैट इज डब्ल्यूबीसीज, एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। मतलब उसके अंदर कौन कौन भरे रहते हैं भाई? प्लाज्मा के अंदर। जैसे ये ब्लड का एक सेल है, उसके अंदर ये पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ठीक है, अब ये जो प्लाज्मा है, इसके अंदर 3 चीजें पाई जाती है, दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, और तीसरी चीज है प्लेटलेट्स। ठीक है, आया समझ में? अब ये जो तीनों चीज है, आरबीसी का क्या काम रहता है कि इसके अंदर कौन प्रेजेंट रहता है भाई? आरबीसी रेड क्यों दिखता है? क्योंकि इसमें कौन प्रेजेंट रहता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी का काम क्या रहता है? ये फाइट करता है। जैसे हमारी बॉडी में कोई भी डिसीज अटैक करती तो सबसे पहले भैया बॉडी खुद फाइट करती है, और बॉडी खुद नहीं, वहां पे बेसिकली कौन फाइट करता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जैसे बॉर्डर में सोल्जर फाइट करता है, वैसे आपकी बॉडी में आपकी सुरक्षा के लिए कौन फाइट करता है? डब्ल्यूबीसी। और ये प्लेटलेट्स क्या रहती है? प्लेटलेट्स का काम क्या रहता है? जैसे कई बार हमको लग जाती है तो थोड़ी सा खून अगर बह भी जाता है तो रुक जाता है, वो रोकने का काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़िए। द प्लाज्मा कंटेन प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। प्लाज्मा जो मैंने बोला लिक्विड, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के अलावा प्रोटीन, सॉल्ट्स और हार्मोन भी प्रेजेंट रहता है। ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्लड फ्लो करता है और एक जगह से दूसरी जगह भाई ये सारी चीजें लेके जाने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड वन दैट इज बोन। इसमें आगे पढ़ते हैं। बोन इज अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इट फॉर्म्स अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट्स द बॉडी। मतलब बोन भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। ये फ्रेमवर्क मतलब हमारी बॉडी का ढांचा बनाने का काम करता है। देखिए इसके आगे क्या लिखा है? इट ऑल्सो एंकर्स द मसल एंड सपोर्ट द मेन ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये मसल्स को भी एंकर करके रखता है और पूरे मेन ऑर्गन को सपोर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। भाई ये स्ट्रॉन्ग भी रहता है, बोन बहुत मजबूत रहता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता। अगर टूट गया बोन तो भाई कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, इसलिए ये नॉन फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, आगे पढ़िए। बोन्स सेल्स आर सस्पेंडेड इन हार्ड मैट्रिक्स विच इज कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस से बना हुआ रहता है। बोन किससे बनता है? कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए टेंडन्स। टेंडन connect muscles to bone and are another type of connective tissue। मतलब मसल से अगर बोन को कनेक्ट होना है तो वहां पे कौन यूज होता है भाई? टेंडन। और ये कनेक्शन का काम कौन करता है? टेंडन्स। ठीक है, टेंडन्स आर फाइबरस विथ ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे भी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं रहती है। ठीक है, मसल से बोन कनेक्ट हो रही है मतलब वहां पे कौन है भाई? टेंडन्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, लिगामेंट टू बोन कैन बी कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। इट इज वेरी इलास्टिक एंड हैज कंसिडरेबल स्ट्रेंथ। ये बहुत इलास्टिक रहता है भाई। दो क्या बोल रहा है? बोन की कनेक्टिविटी। जैसे हमारा ये एंकल है, अब ये हैंड मूवमेंट हो रहा है, 2 बोन मूव कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? लिगामेंट है और ये कैसा रहता है? फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू areolar connective tissue is found between muscle and skin, around blood vessels and nerves and in the bone marrow। कहाँ पाया जाता है ये बताया। ठीक है, it
fills space inside the organ, supports internal organ and help in the repair of the tissue. बेसिकली आप ये समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी का मेडिकल इमरजेंसी टिश्यू कौन है? एरियोलर टिश्यू। जब भी बॉडी में कोई भी चीजें खराब हो गए, नया टिश्यू लाने का काम कौन करता है? एरियोलर टिश्यू। इसको हम मेडिकल इमरजेंसी टिश्यू ऑफ द बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। See the next basic question. Question number 14. What is cartilage? They are the soft tissue found in ear, nose, trachea, between bone joints. They have widespread cells and solid matrix of protein and sugar. They do not have blood vessels. अब देखिए, जनरली हम ये जानते हैं कि बोन जो होता है दे आर बेसिकली नॉन फ्लेक्सिबल इन नेचर, लेकिन कुछ एक बोन हमारी बॉडी में ऐसे पाए जाते हैं जो फ्लेक्सिबल रहते हैं, जो मुड़ तुड़ जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं का एग्जाम्पल है कार्टिलेज। और कार्टिलेज का बेस्ट एग्जाम्पल है द बोन विच इज प्रेजेंट इन योर ईयर लोब, ठीक है। कान के जो नीचे वाला हिस्सा उसको मोड़ के देखना, पूरा फ्लेक्सिबल रहता है। और ये भी फ्लेक्सिबल चीज हमारी क्या है? कार्टिलेज, ओके। Now let us see the last basic question, that is draw and explain the structure of neuron. This question is also very important. देखिए हम लोगों ने पढ़ा था एनिमल टिश्यू 4 कैटेगरीज के होते हैं, उसमें जो लास्ट कैटेगरी हमने देखी थी that is नर्वस टिश्यू। तो ये जो नर्वस टिश्यू रहता है ये बहुत सारे न्यूरॉन से मिलके बनता है, ठीक है। अब ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ये इस आंसर के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, ओके। नाउ लेट अस रीड द आंसर। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू, ठीक है। जो हमारा ब्रेन रहता है, स्पाइनल कॉर्ड रहता है और उसमें जो नर्व्स रहती है सब किससे मिलके बनती है? नर्वस टिश्यू से, ठीक है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन। मतलब इस जो पर्टिकुलर नर्वस टिश्यू में जो सेल्स प्रेजेंट रहती है उसी को हम क्या बोलते हैं? नर्व सेल या क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है। अब ये नर्व सेल और न्यूरॉन कैसा दिखता है, इसके अंदर क्या चीजें होते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। A neuron consists of a cell body with a nucleus and cytoplasm. देखिए ये एक न्यूरॉन का डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें सेल की ये बॉडी है, सेल बॉडी है, आउटर बॉडी, एंड क्या बोला था? न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दिखा आपको, ठीक है, एंड साइटोप्लाज्म। देखिए डॉटेड स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज व्हाट? साइटोप्लाज्म, दैट फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। देखिए फ्रॉम विच लॉन्ग थिन हेयर लाइक parts are arise. Usually each neuron has a single long part called axon. यहाँ से एक लंबा स्ट्रक्चर जा रहा है, ठीक है, एक लंबी ब्रांच निकली हुई है। That long branch is nothing but the axon. ये जो लंबी वाली ब्रांच है ना जो जहाँ जा रही है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? axon। और ये हेयर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट, ठीक है। देखिए many short branch part are called dendrites, ठीक है। अब an individual nerve cell may be 1 meter लॉन्ग। और जो अब अगर हम इंडिविजुअल नर्व सेल की बात करते हैं तो ये कितनी रहती है? 1 मीटर लॉन्ग रहती है। अब बात करते हैं कि ये डायग्राम एक्चुअली में वर्क कैसे करता है, क्या होता है। देखिए ये न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन में जो ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, इनका काम क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐसी चीज छुई जो बहुत गर्म थी, तो जैसे मैं कोई भी गर्म चीजों को टच करती हूँ मैं तुरंत अपना हाथ हटा लेती हूँ। तो मेरे को हाथ हटाना है, ये मेरे दिमाग तक मैसेज ले जाने के लिए काम कौन करता है? ये न्यूरॉन जो मेरे नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट है, ये जो हमारी बॉडी से इंफॉर्मेशन है वो वहां तक अपने ब्रेन तक पहुंचाने तक का काम करते हैं कि भाई वहां से मेरे ब्रेन को सिग्नल दिया जाता है कि हाथ हटा लो। तो ये कैसे काम करते हैं? जैसे ये जो मसल्स है आपके हाथ की मसल, जिसने घर में ऑब्जेक्ट को टच किया, वहां से मैसेज कहाँ जा रहा है? डेंड्राइट्स के पास, ठीक है। अब ये जो डेंड्राइट्स है ये किससे लगा हुआ है? देखिए सेल बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी से। अब ये सेल बॉडी के थ्रू यहाँ सेल बॉडी से कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का काम मैंने बताया था सेल वाले चैप्टर में। इट इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जिसका काम है ट्रांसपोर्टेशन करना। यहाँ पे क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? मैसेज को ट्रांसपोर्ट करेगा कि भाई मैंने घर में ऑब्जेक्ट छुआ, ठीक है। ये मैसेज किसके पास लेके जा रहा है? देखिए दिस इज अ डार्क स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो न्यूरॉन के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोलते हैं? डार्क स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास ये इन्फॉर्मेशन गई भाई कि मैंने क्या छू दिया है? गर्म चीज को छू दिया है, ठीक है। अब
ये जैसी इसके पास इंफॉर्मेशन गई तो तुरंत ब्रेन सिग्नल देगा कि अपना हाथ वहां से हटा लो। तो ये सिग्नल वापस जाने का काम करेगा, तो वापस किसके थ्रू जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा सिग्नल, ठीक है। और ये जो लॉन्ग सबसे लंबी वाली टहनी दिख रही ना, अगर इसको मैं इन्वर्ट करके देखूं तो ये पेड़ जैसा दिख रहा है। ये पेड़ की पूरी पत्तियां हैं, ये रूट्स टाइप का इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना। तो ये जो पत्तियां ये क्या है, डेंड्राइट, और ये जो लंबी वाली टहनी है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन। इसके थ्रू इंफॉर्मेशन बाहर गई। अब ये इंफॉर्मेशन लॉस्ट ना हो इसके लिए देखो इसके ऊपर एक कवर जैसा बना हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग माइलिन शीट, ठीक है, ताकि इंफॉर्मेशन लॉस्ट ना हो। और ये यहाँ से निकल के देखिए ये एंडिंग पॉइंट पे चली गई ये इंफॉर्मेशन। इस एंडिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नर्व एंडिंग। अब आपके जो ब्रेन है उसमें एक न्यूरॉन नहीं प्रेजेंट रहता, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन, एक की भी नहीं बात कर रही हूँ, मिलियंस की बात कर रही हूँ। तो ये जो न्यूरॉन्स है, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में प्रेजेंट है। तो एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन दूसरे न्यूरॉन में जाती है, तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं रहते, इनके बीच कुछ गैपिंग रहती है। देखिए यहाँ पे डॉट डॉट बना हुआ है, इसके बाद सेम ये स्ट्रक्चर यहाँ पे भी होएगा, ऐसे करके पूरे ब्रेन में जाला जैसा बना हुआ रहता है और पूरे ये फैले रहते हैं और ये एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। और इनके आपस में जो गैपिंग रहती है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनेप्स। आए समझ में, ठीक है। दिस इज अबाउट द होल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ओके। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसका पीडीएफ मैं आपको सेंड कर रही हूँ, उसको देख के आप अपनी क्लास कॉपी में नोट डाउन करेंगे, ओके।